हालचाल। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमावत और आज के इस सेशन में बात करेंगे नीट 2024 का जो पेपर आया है बायो का, उसके बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर पेपर जो है मिल नहीं रहा हिंदी माध्यम के अंदर, तो उसको बता दीजिए कहाँ मिलेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। तो इस सेशन में अपन क्या करेंगे, जो बायो का फर्स्ट पार्ट है बॉटनी या वनस्पति विज्ञान, उसके 50 क्वेश्चन सेक्शन ए और बी के, उनको पूरा डिस्कस करेंगे। और कौन से चैप्टर से पूछा गया एनसीईआरटी में, कहाँ आपको ये मिल जाएंगे, उसके बारे में यहाँ से डिस्कस करेंगे। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, लास्ट तक देखेंगे तो। नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो अपन जूलॉजी वाला जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट कर लेंगे और टोटल अपने 100 क्वेश्चन यहाँ से पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो अपना कौन सा है, बॉटनी का। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अलग अलग जो कोड होते हैं उसमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग सीक्वेंस में मिल जाएंगे आपको। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, सजीव उत्तकों में पाए जाने वाला अणु एक अल्प अणु भार का कार्बनिक यौगिक लेसिथीन, आपको एक ब्लैंक दे रखी, खाली जगह दे रखी, का एक उदाहरण है। अमीनो अम्ल, फोस्फोलिपिड, ग्लिसराइड और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगे, अगर हिंदी मीडियम आप चूज करते हैं फॉर्म में नीट एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन उसका आंसर आपके पास सिंपल सा क्या हो जाएगा, सेकंड होगा फोस्फोलिपिड, एज इट इज आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। बायोमोलिक्यूल जैव अणु वाला जो चैप्टर इसके अंदर मिल जाएगा। सेकंड लिखा प्रकाश संश्लेषण को अदीप्त अभिक्रिया के लिए निम्न में से किन की आवश्यकता होती है। फर्स्ट लिखा प्रकाश, सेकंड लिखा क्लोरोफिल, CO2, ATP और ई लिखा अपने पास NaDH। ठीक है, इसमें से सही उत्तर, सही विकल्प आपको चुनना है। तो आपको ये पता होना चाहिए सिंपल सा कि जो प्रोसेस होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो प्रकाशिक जिसे अपन कहते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरा आपके पास होता है अप्रकाशिक जिसे अपन कहते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर आपका जो CO2 है या जो H2 है और जो लाइट है, जो प्रकाश है, उसकी आवश्यकता होती है। और जो डार्क रिएक्शन है जिससे अपन बोलते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया, उसमें क्या होता है, जो लाइट रिएक्शन का उत्पाद होता है उसी से सारी प्रोसेस होती है। तो प्रकाश की आवश्यकता इसके अंदर नहीं है अपने पास। ठीक है, या क्लोरोफिल की जो आवश्यकता है वो इसके अंदर नहीं है, उसका जो उत्पाद होगा वो यहाँ से काम में आएगा। तो यहाँ जो अपने को जरूरत होगी किसी होगी, CO2 की होगी, ATP की होगी और NADPH की होगी। तो अपना जो आंसर होगा वो कौन सा होगा सर, वो तीसरा यहाँ से होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो यहाँ से अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक खालिस्तान आपको दे रखी है, इसके समय स्पिंडल फाइबर्स गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये आपको जो विभाजन वाला चैप्टर, कोशिका विभाजन वाला चैप्टर, वहां से पूछा गया। फर्स्ट कौन सा ऑप्शन, पूर्वावस्था जिसे कहते हैं प्रोफेज, सेकंड लिखा मध्यावस्था जिसे कहते हैं मेटाफेज, थर्ड लिखा है पश्चावस्था जिसे कहते हैं एनाफेज, और फोर्थ लिखा है अंत्यावस्था जिसे अपन कहते हैं टीलोफेज। तो ऐसी कौन सी अवस्था है एक विभाजन की जिसमें स्पिंडल फाइबर जो गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। तो अपना जो आंसर अपने पास होगा वो कौन सा होगा, मध्यावस्था यहाँ से होगा, मेटाफेज आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, आवर्धत्वक कोशिकाएं या बुलिफॉर्म सेल्स उत्तरदायी हैं, बुलिफॉर्म सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। आपको ये मिलेगा किसके अंदर, ये आपको मिलेगा जो चैप्टर है पांचवा 11th क्लास के एनसीईआरटी का, उसके अंदर। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा, एक बीज पत्रियों में पत्तियों के अंदर की ओर मोड़ने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा लिखा पादप को लवण तनाव से बचाने के लिए। तीसरा लिखा एक बीज पत्रियों में वर्धित प्रकाश संश्लेषण के लिए, और चौथा लिखा शर्कराओं की भंडारण के लिए अधिक स्थान प्रदान करने के लिए। तो बुलिफॉर्म जो सेल है, ठीक है, बुलिफॉर्म, बुलिफॉर्म को हिंदी में बोलते हैं आवर्धक तत्व। ठीक है, इंग्लिश में कहता है, तो वो यहां पर इन्होंने लिखा। तो ये जो कोशिकाएं मिलती है एक बीज पत्री के अंदर मिलती है, मोनोकॉट्स के अंदर मिलती है, और वहां क्या होता है, उसकी जो पत्ती होती है उसको अंदर की ओर मोड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल यहां से होती है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक चित्र आपको देखा एनसीईआरटी का, दिए गए चित्र में किस संघटक में पतली बाह्य भित्ति और अत्यधिक स्थूलित भीतरी भित्तियां होती है। अब ABCD करके आपको दे रखा है यहाँ पर, एनसीईआरटी का ही डायग्राम आपको ये मिलेगा, एनाटॉमी के अंदर ये मिल जाएगा। सिंपल सा जो क्वेश्चन है उसका आंसर, इसका जो आंसर होगा सी वाला जो क्वेश्चन, ये वाला दिख रहा ना, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। ठीक है, ये सी वाला। तो ऑप्शन के हिसाब से सी किसमें फर्स्ट में है,
तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, स्थूलित भीतरी भित्तियां मिल जाएगी, अत्यधिक और पतली बाह्य भित्तियां से मिल जाएगी। बाकी बीच में अगर देखते हैं तो अपन छिद्र है अपने पास, पोर जिसे अपन कहते हैं, बाहर की ओर कुछ कोशिकाएं होती है जो हरित लवण के नाम से जानी जाती है, ठीक है, कुछ सेल्यूलोज की पट्टी यहाँ पर होती है। तो ये आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट अपने पास कौन सा पूछा गया है, उस डीएनए खंड की क्या नियति होगी जो सिर्फ एक ऐसे वांछित जीन को धारण किए हो जिससे किसी भी जातीय जीव में स्थानांतरित किया जाना है। तो डीएनए की प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, सिंपल सा ये, जो क्या होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विजातीय, जिसकी जाति अलग हो, उस जीव में स्थानांतरित किया जा रहा है, तो उसके बारे में कौन सा सही है यहाँ पर, ठीक है। पहला ऑप्शन, पहला जो स्टेटमेंट लिखा ए लिखा है उसका क्या है, डीएनए का खंड जीव की संतति कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से गुणन करने में सक्षम होगा। दूसरा लिखा है यह ग्राही के जीनोम में समेकित होगा, समेकित का मतलब वहां से जुड़ जाता है, इंटीग्रेट यहां से हो जाता है। तीसरा लिखा है ये गुणन करके परपोषी या होस्ट डीएनए के साथ वंशागति कर सकता है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा सकता है। और चौथा लिखा अपने पास कौन सा, डी, डीएनए का विजातीय खंड गुणसूत्र का अभिन्न भाग नहीं होता है। और लास्ट में ई स्टेटमेंट लिखा है ये प्रतिकृति करने की क्षमता प्रदर्शित करता है। तो ये जो ऑप्शन आपको दे रहे हैं स्टेटमेंट, ये आपको कहां से मिलेंगे, जैव तकनीकी वाले चैप्टर से यहाँ से मिलेंगे, जो 2 चैप्टर है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, सिद्धांत और प्रक्रम जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये पूछ रहा है कि सही विकल्प आपको यहां से चूज करना है। तो आपके पास पहला जो स्टेटमेंट लिखा है स्वतंत्र रूप से गुणन करने में सक्षम होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, स्वतंत्र रूप से कैसे होगा, उसके साथ जुड़ा हुआ तभी होगा। ये ग्राही के जीनों में समेकित तो हो सकता है, बिल्कुल उसके साथ में जुड़ेगा। यह गुणन करके परपोषी डीएनए के साथ वंशागति कर सकता है, बिल्कुल करेगा, तभी इसको अपन लेके जा रहे हैं वहां पर। डीएनए का विजातीय खंड गुणसूत्र का अभिन्न भाग नहीं है, नहीं अभिन्न भाग होगा, और ये प्रतिकृति करने की क्षमता यहाँ से प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहाँ आपको जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं उसमें से बी और जो सी वाले सही हैं, बाकी भी और भी सही है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, तीसरा यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला लिखा है बीटी एविश या टॉक्सिन कीट समूह विशिष्ट होते हैं और इनमें जीन क्राइफस्ट एसी द्वारा कूट लेखित किया जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट आपको क्या दे रखा है सर यहाँ पर, कि बीटी आविश टॉक्सिन बी थुरेंजिस में निष्क्रिय प्राक विष या प्रोटोटॉक्सिन के रूप में होते हैं, यद्यपि कीट द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद निष्क्रिय प्राक विष कीट की आंत में अम्लीय पीएच के कारण सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कौन सा सही है, तो बीटी आपने सुन रखा है, ठीक है, एंड इजी चैप्टर है, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बीटी बैसिलस थुरेंजियसिस के सेंस में लिया गया, क्राई फर्स्ट ए, क्राई सेकंड ए बी, कुछ मक्का छेदक की अपन बात करते हैं या कपास की बात करते हैं, वहां पर ये टॉपिक आपको मिलेगा। अब थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ेगा, पूरा का पूरा एनसीईआरटी लाके तो चिपका नहीं सकते हैं यहाँ पर, नहीं। तो उपरोक्त कथनों के आलोक में दिए गए निम्न विकल्प में से कौन सा उत्तर सही है, वो आपको यहाँ से सही बताना है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो तो सही है, सिंपल सी बात है कि बीटी जो है विशिष्ट कीट समूह होते हैं और इनको क्राइफस एसिड द्वारा कूट लेखित किया जाता है। सेकंड जो स्टेटमेंट लिखा है वो यहाँ पर क्या है, गलत है। बीटी आविश बैसिलस थुरेंजियसिस में निष्क्रिय पराग विष के रूप में पाया जाता है, ये बात सही है, लेकिन यद्यपि कीट द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद निष्क्रिय पराग विष कीट की आंत में अम्लीय पीएच, तो क्या अम्लीय होगी या क्षारीय पीएच होगी, जिससे वो पराग विष से सक्रिय विष में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट तीसरा यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, पहला सही और दूसरा क्या है, गलत है। तो क्षारीय पीएच की वजह से ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या लिखा है, संकटापन एंडेंजर्ड स्पीशीज की सूची के द्वारा निकाली गई थी। इजी क्वेश्चन है, किसके द्वारा निकाली गई थी, तो ये निकाली गई थी IUCN, ठीक है, IUCN द्वारा निकाली गई थी। नेक्स्ट एक डायग्राम और आपको दे रखा है यहाँ पर एनसीईआरटी का, जो 11th क्लास में भी मिलता है, 12th क्लास में भी मिलता है, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र में बीज के उस भाग की पहचान कीजिए जो बीज के अंकुरित होने पर जड़ को बनाता है। अब जड़ को बनाता था नीचे की ओर आना चाहिए, ऊपर वाला तो होना नहीं चाहिए यहाँ पर, नहीं, ए और बी तो यहाँ पर होगा नहीं। प्रांकुर या प्रांकुर चोल की बात करते हैं तो नीचे वाला आपके पास क्या होगा, इसमें से मूलांकुर या मूलांकुर चोल की बात करते हैं, मूलगोप की अपन बात करते हैं आगे चलकर। तो यहाँ जो है
सी आंसर अपने पास हो जाएगा। जो सी वाला पार्ट है वो क्या करता है, जड़ को बनाता है, और डी वाला उसको कवर कर रहा है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लिखा है, 110वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान अपन को करना है। तो सूची फर्स्ट में कुछ बैक्टीरिया या कुछ सूक्ष्म जीव के नाम आपको दे रखे, जैसे क्लोस्ट्रीडियम, ब्यूटाइलिकम, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ट्राइकोडर्मा, पोलिस्पोरम, या सबसे लास्ट में क्या दे रखा है, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज। और यहाँ दे रखा है इथेनॉल, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ब्यूटाइरिक अम्ल और साइक्लोस्पोरिन। ये यहाँ से आपको दे रखा है कि कौन सा किसका उत्पादन करता है। ठीक है, तो सैकेरोमाइसिस ब्यूटाइरम की अगर अपन बात करें तो नाम से पता चल रहा है ब्यूटायरिक अम्ल का निर्माण यहाँ से करेगा। सैकेरोमाइसिस सेरेविसिस की बात करें तो वो क्या कर रहा है, इथेनॉल का निर्माण करता है। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज की अगर बात करें तो साइक्लोस्पोरिन, और स्ट्रेप्टोकोकस की अगर अपन बात करें तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का निर्माण यहाँ से करता है। यहाँ ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो आंसर अपने को मिल जाएगा तीसरा। इजी, इसके अंदर भी ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों ए और बी से अंडाशय के संदर्भ में बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, दलपुंज, कोरोला और पुमंग, एंड्रोशियम की स्थिति के आधार पर पुष्पों के प्रकार को पहचानना। आपको दो चित्र आपको दे रखे एनसीईआरटी के। ठीक है, तो जायगोपरिक है या जायगंधार है, जायांगधार है। ठीक है, जायांगधार है मतलब जायांग ऊपर है या नीचे है, तो उसी के लिए शब्द लिया गया क्या, जायांगोपरिक या जायांग आधार। तो यहां अपन देखते हैं इस चित्र के अंदर, तो इस फर्स्ट के अंदर अपन देखते हैं तो जो जायांग के चारों तरफ आपको यहां से देखने को मिलेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा परिजायांगी। कौन सा हो जाएगा, परिजायांगी। और दूसरा की अगर अपन बात करें, दूसरा तो ये भी आपके पास कौन सा हो जाएगा, परिजायांगी ही यहां से होगा। जायांग के चारों तरफ यहां से, ना ऊपर ना नीचे की अपन बात करें, तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो यहां से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, खरपतवार मुक्त बगीचा निर्मित करने के लिए माली ऑक्सिन का उपयोग करते हैं, लेकिन इससे घास की कोई क्षति नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सिन क्या है, शीर्ष प्रभाविता को प्रोत्साहित करता है, केवल परिपक्व पत्तियों के बी लगन को प्रोत्साहित करता है, वयस्क एक बीजपत्री पादपों को प्रभावित नहीं करता है, और डी लिखा है घासों में कोशिका विभाजन में सहायक हो सकता है, जिससे वृद्धि यहां से हो सके। तो ये प्लांट हार्मोन वाला है, सिंपल सा चैप्टर उसी से ही है। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। खरपतवार मुक्त बगीचा, ऐसा बगीचा जहां खरपतवार बिल्कुल ना हो, तो वहां ऑक्सीजन का उपयोग कर रहा है। ठीक है, तो खरपतवार जो है वो हटेगा, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, वयस्क एक बीजपत्री पादपों को प्रभावित नहीं करता। जो खरपतवार वगैरह हैं वो तो हट जाएगी, लेकिन जो घास वगैरह होती है ना बगीचे के अंदर, वो एक बीजपत्री पादप है, अगर उनको ही प्रभावित कर दिया ना, तो फिर सारा ही जो अपना जो गार्डन है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो आंसर अपने पास कौन सा जाएगा, तीसरा यहाँ से हो जाएगा। एक गुलाबी पुष्प वाले स्नैप ड्रैगन के पौधे का लाल पुष्प वाले स्नैप ड्रैगन के पौधों के साथ संकरण कराया गया। संतति में किस प्रकार के लक्षण प्ररूप होने की उम्मीद की जाती है, केवल लाल पुष्प वाले पौधे, दोनों लाल और गुलाबी, केवल गुलाबी वाले, और लाल गुलाबी के साथ सफेद पुष्प वाले भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो आंसर आपके पास होंगे क्या होगा, दोनों लाल और गुलाबी पुष्प वाले पौधे आपको देखने को यहाँ से मिलेगा। जेनेटिक्स वाले चैप्टर से ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कवकों के वर्गीकरण का एक मानदंड नहीं है, कवक का जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कवक जाल की आकारिकी, दूसरा लिखा पोषण की विधि, तीसरा लिखा बीजाणु निर्माण का तरीका, और चौथा लिखा फलन काय। तो इसका जो आंसर आपके पास होगा वो कौन सा होगा, पोषण की विधि के आधार पर अपन कवक का वर्गीकरण नहीं करते, बाकी तीनों को बेसिस मानते, अपन आधार यहां से मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, जीवाणुओं के वृद्धि माध्यम में उपस्थित लैक्टोज कोशिका में खालिस्तान आपको देखा कि क्रिया द्वारा अभिगमित होता है, कि जो जीवाणु वृद्धि यहां से करते हैं, तो जो लैक्टोज है कृत्रिम माध्यम है, जैसे ये कृत्रिम माध्यम अपने पास है, ये जीवाणु है बैक्टीरिया, और यहाँ ये माध्यम है, तो ये जो लैक्टोज है इससे जाएगा इस माध्यम से, तो वो किसकी क्रिया द्वारा यहां से जा रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है, एसिटिलेज या परमिएज या पॉलीमरेज यहां से। तो इसका जो आंसर आपके पास होगा कौन सा होगा, परमिएज, मतलब परमिबिलिटी, मतलब पारगम्यता की बात करते हैं। परमिएज एंजाइम यहां पर आपको इस कोशिका के अंदर ले जाने में मदद करता है, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, एक पादप में बीज का काला रंग, कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, सफेद रंग पर प्रभावी है। तो काले बीज वाले पादप का जीन प्ररूप ज्ञात करने के लिए आप
आप उसका संकरण निम्नलिखित में से किस जीन प्रारूप से अपन करवाएंगे। सिंपल सी बात है, परीक्षार्थ संकरण आपने सुना होगा, जेनेटिक्स वाले चैप्टर से ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, जो समयुग्मकी है लेकिन अप्रभावी, उसके साथ में वहां पर करवाते हैं क्रॉस। तो यहाँ अप्रभावी कौन सा है, ये रहा स्मॉल बी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जब क्रॉस करवा रहे कैपिटल बी का स्मॉल बी और स्मॉल बी के साथ में, या कैपिटल बी स्मॉल बी का स्मॉल बी के साथ में, दोनों कंडीशन आपको लेनी पड़ेगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ क्रॉस करवाते तो कैपिटल बी, लेकिन जब यहाँ करवाते हैं तो आपको कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों मिल सकता है। तो उससे ही आपको पता लगेगा यहाँ से, और उसे कहा गया परीक्षा संकरण। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आंसर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। फर्स्ट लिखा है मृदुतक सजीव लेकिन श्लेष्मोतक मृत उत्तक है। पेरेनकाइमा जो है सजीव है लेकिन कोलेनकाइमा डेड है। दूसरा लिखा है जिम्नोस्पर्म में दारू वाहिकाएं नहीं होती है, जाइलम वेसल नहीं होती है, लेकिन दारू वाहिकाओं की उपस्थिति एंजियोस्पर्म की विशेषता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में मिलती है। तो उसमें से आपका उत्तर जो है वो कौन सा यहाँ पर सही है। पहला जो लिखा है मृदुतक सजीव लेकिन क्या है श्लेष्मोत्तक, जिसे कहा गया कोलेनकाइमा, वो डेड उत्तक है, नहीं है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, वो सही है कि जिम्नोस्पर्म में नहीं होती। सिंपल सी बात है, जाइलम वेसल नहीं होती लेकिन एंजियोस्पर्म में होती है, वो इसका विशिष्ट विलक्षण है। तो कथन फर्स्ट क्या है, असत्य है, और कथन सेकंड जो क्या है वो सत्य यहां से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, केल्विन चक्र में यौगीकृत होने वाले CO2 के प्रत्येक अणु के लिए ATP और NADPH के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है। केल्विन चक्र में ATP के 2 अणु, NADPH के 3 अणु, ATP के 2 अणु, NADPH के 2 अणु। तीसरा लिखा है ATP के 3 अणु और NADPH के 3 अणु, और ATP के 3 अणु और NADPH के 2 अणु। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा फोर्थ, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं। ATP के 3 अणु और NADPH के 2 अणु। CO2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक CO2 की, अगर यहाँ 3 CO2 होता, 6 CO2 होता, उसको अपन मल्टीप्लाई यहां से कर देते। नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा, डीएनए में अनुलेखन इकाई को प्राथमिक रूप से डीएनए के 3 क्षेत्रों द्वारा निर्धारित किया जाता है, और ये उधर प्रवाही अपस्ट्रीम और अधोप्रवाही डाउनस्ट्रीम सिरों के संदर्भ में सापेक्ष हैं। ये संदमक या रिप्रेसर, प्रचालक जीन और संरचनात्मक जीन, ट्रांसपोजोन या प्रचालक जीन, इंड्यूसर संदमक और संरचनात्मक जीन, प्रमोटर संरचनात्मक जीन और समापक। तो इजी है, इसके अंदर कुछ नहीं। फोर्थ होगा, एक स्ट्रक्चर आपको डायग्राम में दे रखी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या वंशागति का आणविक आधार, जो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर आपको दे रखी है, पूरी थ्योरी दे रखी है, प्रमोटर संरचनात्मक और समापक। ठीक है, नेक्स्ट लिखा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिक्स उच्चतम स्तर की जाति बहुलता को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय अक्षांश लाखों वर्षों तक अपेक्षाकृत अविक्षुब्ध रहते हैं, अतः जाति विविधीकरण के लिए अधिक समय रहता है। उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण में अधिक मौसम या ऋतुएं होती है। सी लिखा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध रहती है। और डी क्या लिखा, स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण को बढ़ावा देता है। और ई क्या लिखा है, उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण स्थिर और पूर्व सूचनीय यहां से होता है, पूर्व सूचनीय यहां से होता है। तो इसके बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अगर ज्यादा समय आपको मिल रहा है तो दिखती सी बात है कि जाती वहां पर रहेगी काफी अच्छे से। स्टेटमेंट फर्स्ट सही। मौसमें और जो ऋतुएं होती है वो कम होती है, अधिक नहीं होती, कम होती है। ठीक है, ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो बी स्टेटमेंट गलत है। सी लिखा है अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध रहती है, बिल्कुल सही बात है। डी लिखा है स्थिर पर्यावरण, जो फर्स्ट और डी है एक तरह से सेम ही हो चुका है। और ई क्या लिखा है, सेम, वापस से वही बात हो गई। तो केवल बी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है, सही यहां से मिल जाएंगे अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरल्स्ट पर्ल वृद्धि या लॉजिस्टिक ग्रोथ जिसे अपन कहते हैं का समीकरण है dn/dt इज इक्वल टू rn ब्रैकेट में k माइनस n डिवाइडेड बाय k है। तो यहाँ k चिन्हित किसको कर रहा है, सिंपल सा प्रश्न आपके पास है। k जो चिन्हित करता है वो किसको करता है, कैरिंग कैपेसिटी या धारण क्षमता को करता है। इक्वलॉजी से प्रश्न है ये। मेलोनेट द्वारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का संदमन का उदाहरण है। पहला लिखा है
को फैक्टर संदमन दूसरा लिखा है, फीडबैक संदमन तीसरा लिखा, प्रतिस्पर्धी संदमन और चौथा लिखा है एंजाइम सक्रियन। बायोमोलिक्यूल के अंदर मिलेगा मेलोनेट द्वारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का संदमन हो रहा है, रसायन द्वारा दूसरे रसायन से हो रहा है। तो ये किसका उदाहरण आपको मिलेगा, तो ये मिलेगा प्रतिस्पर्धी संदमन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किनकी मेंडल के प्रभाविता के नियम के आधार पर व्याख्या की जा सकती है। बस लिखा फैक्टर के एक जोड़े में से एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी यहां पर होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड लिखा एलिल कोई अभिव्यक्ति प्रदर्शित नहीं करते हैं और F2 पीढ़ी में दोनों गुण उसी रूप में प्रकट होते हैं, बिल्कुल गलत बात है, करते हैं। तीसरा क्या लिखा है, सामान्य द्विगुणित पादपों में फैक्टर जोड़ में पाए जाते हैं, ये भी सही है। चौथा क्या लिखा है, किसी गुण विशेष को नियंत्रित करने वाली विविध इकाई या फैक्टर कहलाती, कारक कहलाता है, बिल्कुल सही बात है, मेंडल साहब ने बताया था ये। और बाद में कुछ वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने इसको जीन नाम दिया गया था। एक लास्ट में क्या लिखा है, एकल संकर संकरण में केवल एक जनक के गुणों की अभिव्यक्ति यहां पर होती है, तो ये भी स्टेटमेंट अपने पास क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। अब मिलान आपको करना न्यूक्लियोलस सेंट्रियोल ल्यूकोप्लास्ट गोल्जी उपकरण, ग्लाइकोलिपिड को बनाने का स्थल, गाड़ी के पहिए जैसी संरचना, सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण का स्थल और कोशिकों के लिए भंडार। सिंपल सा कोशिका वाले चैप्टर से, तो इसका मैच करते हैं अपन। न्यूक्लियोलस जो होता है वो सक्रिय राइबोसोम संश्लेषण के अंदर आता है। सेंट्रियोल की बात करें तो वो गाड़ी के पहिए जैसी संरचना है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो वो पोषकों के भंडार है यहाँ पर। और गोल्जी उपकरण की बात करें तो ग्लाइकोलिपिड को बनाने में काम में यहां से आता है। क्लियर है, सेल वाले चैप्टर से पूछा गया प्रश्न। सही कथन के सेट को पहचानना है। वेलिस्नेरिया के जो पुष्प होते हैं वो रंगीन होते हैं और मकरंद निर्मित करते हैं। वाटर लिली या जल मुकुदनी के पुष्प जल द्वारा परागित नहीं होते हैं। अधिकांश जल परागित स्पीशीज में परागकण गीले होने से संरक्षित रहते हैं या बचे हुए रहते हैं। कुछ जलोद्भिदों के परागकण लंबे और फीते जैसे होते हैं। कुछ जलोद्भिदों में परागकणों को जल के अंदर ही निष्क्रिय रूप से ले लिया जाता है। तो इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही है, 5 स्टेटमेंट दे रखे उसमें से कौन सा यहाँ पर सही है। तो वेलिस्नेरिया के जो पुष्प होते हैं रंगीन होते हैं और मकरंद निर्मित करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट आपके पास है दोस्तों वो क्या है, गलत है। ठीक है, नहीं करते, पुष्प कलरफुल नहीं होते। दूसरा जो लिखा है वाटर लिली में पुष्प जल द्वारा परागित नहीं होते, सतह से अगर ऊपर रहते हैं तो वो वायु परागित होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होते, इसका मतलब सही है स्टेटमेंट अपने पास। जल परागित स्पीशीज में परागकण गीले होने से बचे रहते हैं, बिल्कुल ये भी बात सही है। उसके चारों तरफ कोटिंग होती है स्पेसिफिक टाइप की। कुछ जलोद्भिदों के परागकण लंबे फीते जैसे होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जिससे उनको पकड़ने में आसानी यहाँ पर रहती है। और परागकणों को जल के अंदर निष्क्रिय रूप से ले लिया जाता है, तो ये भी बात सही। केवल ए वाले को छोड़ दो तो बाकी स्टेटमेंट सारे सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान आपको करना है। ठीक है, राइजोपस, अस्ट्रिलोगो, पक्सिनिया अगैरिकस, मशरूम, स्मट कवक, डबल रोटी का फफूंदिया, ट्रस्ट कवक। दूसरे नाम आपको दे रखे हैं कवक की, तो ये मिलेगा आपको सेकंड चैप्टर के अंदर, है ना। राइजोपस जो होता है वो डबल रोटी का जो है, राइजोपस जो आपके पास के डबल रोटी का फंगस है। अस्ट्रेलिगो जो है वो क्या है सर, स्मट है। पक्सिनिया की बात करें तो वो रस्ट या किट कवक है। और अगेरिकस की बात करें तो मशरूम उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा अपना आंसर यहां से हो जाएगा। फिर बायोटेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन पूछा गया, हिंड सेकंड डीएनए अणुओं को सदैव एक नियत बिंदुओं पर काटता है जिसे अभिज्ञ या रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। और इसमें कितने इसमें होते हैं, बीपी का मतलब बेस पेयर, क्षारक क्रम जिसे अपन कहते हैं। तो इसके अंदर कितने होते हैं सर, 6 होते हैं, सिंपल सी बात है ना। GAATTC इस प्रकार से आपको मिलता है वो एनसीईआरटी का डायग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिज्य सममिति या एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प का उदाहरण है। डाटोरा, डाटूरा या जिसे कहते हैं धतूरा, मैंने सोचा डाटूरा क्या है। केशिया, पाइजम या सेसबेनी। सिंपल सा, धतूरा के अंदर आपको मिलेगा त्रिज्य सममिति। संरक्षण का प्रकार जिसमें विलोपोन्मुखी जाति को उनके, विलोपोन्मुखी जाति का मतलब क्या होता है, जो खत्म हो रही है, ठीक है,
को उनके प्राकृतिक पर्यावरण से बाहर निकालकर विशेष व्यवस्था में रखा जाता है, यहाँ वे सुरक्षित रह सकती है और उनकी विशेष देखभाल की जाती है, उसे कहते हैं अपन स्वस्थानीय संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, अर्ध संरक्षी विधि, और चौथा क्या लिखा है, सतत विकास या दीर्घोपयोगी विकास। जैव विविधता वाले चैप्टर से ये प्रश्न पूछा गया, तो सिंपल सा आंसर है जैव विविधता संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उसमें से आपको पता करना कौन सा सही और कौन सा गलत है। सेल डिवीजन वाले चैप्टर से है। लेप्टोटिन अवस्था के दौरान प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने पर गुणसूत्र क्रमिक रूप से दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, वहां पर लेप्टोटिन अवस्था है, ये तो आपको पता है, प्रोफेज बस में 5 अवस्थाएं होती है, उसी की एक लेप्टोटिन है। सेकंड जो लिखा है, डिप्लोटिन अवस्था के प्रारंभ की पहचान सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के वियोजन से होती है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सा गलत है। तो पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही बात है, लेप्टोटिन में दिखते हैं गुणसूत्र सूक्ष्मदर्शी से, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से, एक होता है थोड़ा सा ऊपर वाला, एक होता है प्रकाश लाइट हल्का सूक्ष्मदर्शी, और दूसरा क्या लिखा है, डिप्लोटिन में सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स वियोजित होने लग जाते हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके कैसे हो जाएंगे, सही यहां से हो जाएंगे। पूर्णतः विकसित मृदुतकी कोशिकाओं से अंतरापूलीय कैम्बियम का बनना किसका उदाहरण है, पेरेन्काइमा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जिसे अपन कह रहे हैं, मृदुतकी का मतलब पेरेन्काइमा कोशिका, तो ये किसका उदाहरण आपके पास है, तो विभेदन, पुनर्विभेदन, निर्विभेदन या परिपक्वन, जिसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डीडिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन। तो सिंपल सा आंसर आपका होना चाहिए निविभेदन या डी डिफरेंशिएशन जिसे अपन कहते हैं। नेक्स्ट, पादप की किसी भी कोशिका से पूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता कहलाती है पूर्ण शक्तता या सूक्ष्म प्रवर्धन, विभेदन या कायिक संकरण। तो सिंपल सा आंसर अपने पास क्या होगा, पूर्ण शक्तता, टोटिपोटेंसी, नए पादप का निर्माण होना। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है मानव कल्याण सूक्ष्म जीव, उस चैप्टर में मिल जाएगा। मिलान वापस से आपको करना है 133 जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसके अंदर, एक जीन के दो या अधिक विकल्प के समरूप, तो उसे अपन यहां पर क्या कहते हैं सर, उसे अपन एलील कहते हैं, नहीं ये रहा एलील। F1 संतति का समयुग्म की अप्रभावी जनक के साथ संकरण, तो अभी एक क्वेश्चन पीछे पूछा गया था, तो इसे अपन क्या कहते हैं, परीक्षार्थ संकरण कहते हैं, बताया था आपको। F1 संतति का किसी भी जनक के साथ संकरण अगर करवाते तो उसे अपन कहते हैं बैक क्रॉस या प्रतीप, स्मॉल टी कैपिटल टी किसी से भी अपन करवा सकते हैं। पादपों में गुणसूत्र सेटों की संख्या की बात करें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, सेटों की संख्या जो है वो सूत्र गुणता है प्लोइडी जिसे अपन कहते हैं, तो ये हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, तीसरा हो जाएगा। एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज का सहकारक या कोफैक्टर कौन सा है, जिंक, नियासिन, फ्लेविन या हिम, Fe जिसे अपन कहते हैं आयरन की बात करते हैं, तो ये भी बायोमोलिक्यूल चैप्टर से आपको मिलेगा, इसका आंसर हो जाएगा जिंक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे अपन, तो 135 नंबर जो क्वेश्चन है, इनको जैव विविधता की हानि के मुख्य कारण माना जाता है, अतिदोहन, सह विलुप्ति, उत्परिवर्तन, पर्यावरण हानि और खंडीभवन और प्रवासन जो आपके पास लिखा है, तो कौन कौन से ऐसे कारक है जो जैव विविधता क्षति के मुख्य कारण यहां से होंगे। तो पहला अतिदोहन, बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा काम में ले रहे हैं किसी चीज को अपन। सह विलुप्ति साथ साथ हो रहा है, मेरे ऊपर निर्भर करने वाला जो दूसरा जीव है वो भी यहाँ से क्या हो रहा है, खत्म यहाँ से हो रहा है। उत्परिवर्तन नहीं है, कभी कभी होता है अचानक होने वाला परिवर्तन है, तो जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव है, कभी कभी पॉजिटिव हो जाता, तो वो ज्यादा नहीं है। पर्यावरण हानि, पर्यावरण की हानि हो रही है, और खंडीभवन हो रहा, बिल्कुल सही बात है, अतिदोहन कर रहे तो काट ही रहे, पर्यावरण को हटा ही रहे अपन किसी ना किसी तरीके से। और प्रवासन की बात करें, माइग्रेशन की बात करें, तो वो नहीं है, वो तो किसी दूसरी जगह जाना हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है वो यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा। अब सेक्शन बी में अपन चलते हैं, तो वापस से आपको मैच करना है एकल संघी कौन सा है, ठीक है। एकल संघी की बात करें तो वो आपके पास हो जाएगा मोनो एडेल्फस, की बात करें तो वो चाइना रोज या गुड़ल हो जाएगा। द्विसंघी की बात करें, डाई एडेल्फस की बात करें तो आपके पास सिंपल सा कौन सा हो जाएगा, मटर। बहुसंघी की बात करें तो वो हो जाएगा सिट्रस, और लास्ट में जो बचा अधिपर्णीय परिदलक की बात करें तो वो हो जाएगा लिली, ठीक है। प्लांट एनाटॉमी से प्रश्न पूछा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फर्स्ट इसका आंसर है। मैच करना वापस अपन को, ये नीट में पहले बार पूछा गया ये वाला प्रश्न और बार बार पूछा जा रहा है। GLUT4 जो है ग्लूकोज से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंसुलिन की बात करेंगे तो एक प्रकार का हार्मोन है। ट्रिप्सिन की बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है।
और कोलेजन की बात करें तो अंतराकोशीय की आधारी पदार्थ यहां से ये हो जाता है। तो जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है अपना वो सही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में 4 इसी के अंदर दे रखा है। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र के उस चरण की पहचान कीजिए जिसमें क्रियाधार या सबस्ट्रेट की का ऑक्सीकरण नहीं होता है। ऑक्सीकरण नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना। ऑक्सीकरण का मतलब दो सेंस अपन लेते हैं, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, या फिर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जो यहाँ पर नहीं है अपने पास। ठीक है, तो मैलिक अम्ल से ऑक्सलो एसिटिक अम्ल बनना, पूरा जो चक्र है वो आपको आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। सक्सेनिक अम्ल, क्योंकि यहाँ अपन देखे ना 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं इससे, एक पहले भी अपने पास आया था, एटीपी और एनएडीपीएच की बात करें, यहाँ पर आ चुका है। सक्सेनिक अम्ल से मैलिक अम्ल, सक्सेनाइल को एंजाइम से सक्सेनिक अम्ल, और आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल की बात करते हैं यहाँ पर, सिंपल सा। ठीक है, तो सीक्वेंस अगर आपको याद रहेंगे तो आंसर आपको आ जाएगा। तो किसमें ऑक्सीकरण नहीं होता है? सक्सेनाइल को एंजाइम से सक्सेनिक अम्ल जो बनता है उसमें ऑक्सीकरण नहीं होता है। सूची का वापस से मिलान आपको करना है। साइट्रिक अम्ल, ग्लाइकोलाइसिस लिखा है, इलेक्ट्रॉन अभिगमन या ईटीएस जिसे कहते हैं, प्रोटॉन प्रवणता की बात करते हैं। और इधर लिखा कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का अंतरा झिल्ली और भीतरी माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली। तो सिंपल सा इसका आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट में साइट्रिक अम्ल चक्र की बात करते हैं तो साइट्रिक अम्ल चक्र जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। ईटीएस होता है भीतरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। प्रोटॉन प्रवणता माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंदर होता है। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। वापस से मैच आपको करना, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, फ्रांसिस जेकब एंड मोनार्ड, हरगोविंद खुराना, मेसेल्सन और स्टेल, इन्होंने किस किस की खोज यहां से की थी उसी के बारे में आपको यहां से बताना है। वैज्ञानिक जो है बायोटेक्नोलॉजी और जैव तकनीकी और जो जेनेटिक्स है वहां से मिला करके। तो यहाँ जो अपने पास है फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो है उन्होंने डीएनए प्रतिकृति के उनकी अर्ध संरक्षी बताया था। जेकब और मोनार्ड ने लेक ओपेरन बताया था। अरविंद गोविंद खुराना ने क्या किया था? आनुवंशिक कूट बताया था, ट्रिपलेट में होता है, त्रिक में होता है, और बाकी लास्ट में जो बचा आपके पास कौन सा हो जाएगा? डीएनए प्रतिकृति हो जाएगा, मेसेल्सन और स्टाल ने जो बताया था। तो आंसर नंबर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नीचे दो कथन दिए गए, इसमें से आपको सेलेक्ट करना कौन सा सही और कौन सा गलत है। C3 पादपों में कुछ O2 रुबिस्को से बद्ध हो जाती है, अतः CO2 यौगीकरण कम हो जाता है। C3 और C4 पादप में डिफरेंस के सेंस में आया क्वेश्चन। सेकंड जो आपके पास लिखा है, सेकंड में C4 पादपों में पर्ण मध्योतक कोशिकाएं बहुत कम प्रकाश शोषण प्रदर्शित करती है, जबकि कुलाच्छद कोशिकाएं प्रकाश शोषण प्रदर्शन नहीं करता है। तो इसमें स्टेटमेंट कौन से सही और कौन से गलत है वो आपको बताना। तो पहला जो स्टेटमेंट लिखा वो क्या है कि कुछ O2 रुबिस्को से बद्ध हो जाती है। रुबिस्को एक प्रकार का एंजाइम है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज जिसे कहता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो CO2 ऑक्सीकरण क्या होता है? CO2 यौगीकरण वहां पर क्या होता है? कम यहां से हो जाता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। लेकिन C4 पादपों में जो पर्ण मध्यस्थ कोशिकाएं बहुत कम प्रकाश शोषण प्रदर्शित करती है, जबकि कुलाच्छद कोशिकाएं प्रकाश शोषण प्रदर्शन नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ये चित्र आपको दे रखा है, एनसीईआरटी से ही आपको मिलेगा, 12th क्लास के एनसीईआरटी में मिलेगा फर्स्ट चैप्टर में। दिए गए चित्र के सही विवरण को पहचानिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर सुउद्भासित पुंकेसरों का को दर्शाते हुए वायु परागित पादप का पुष्पक्रम है ये। क्या श्लेष्मीय आवरण युक्त पुंकेसरों को दर्शाते हुए जल परागित पुष्प है ये। स्वर्ग युग्मन या ऑटोगोमी को दर्शाते हुए अनुन्मील्य या जिसे कहते हैं क्लिस्ट्रोगेमस पुष्प है ये। या चौथा लिखा पूर्ण स्वर्ग युग्मन को दर्शाते हुए सहित पुष्पक्रम है ये। एनसीईआरटी का ये बहुत इजी है, फर्स्ट वाला यहां से हो जाएगा। हवा से परागित होता है, वायु से परागित होता है, इसीलिए यहाँ पर लंबे लंबे जो पुंकेसर दिखाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नंबर में यहाँ से जो परागकण है वो उत्पादित होते हैं। वापस से आपको यहाँ पर मैच करना है, इसके अंदर मैच वाले क्वेश्चन काफी आ चुके हैं। गुलाब, मटर, कपास और आम, ये लिखे यहाँ पर सूची फर्स्ट में। और सेकंड में क्या लिखा? व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास, परिजायंगी पुष्प, अस्टिल फल या ड्रूप, सीमांत बीजान्यास। तो इसमें से आपको देखना है, मैच आपको यहां से करना है। तो गुलाब जो है वो क्या है? परिजायंगी। गुलाब जो आपके पास क्या है? परिजायंगी। मटर जो लिखा है वो क्या? सीमांत बीजान्यास है। कपास जो है वो कैसा है? व्यावर्तित। और आम जो है वो कैसा? लास्ट में जो सबसे लास्ट बचा अस्टिल फल या जिसे अपन ड्रूप यहां से कहते हैं। किसके अंदर मिलेगा? प्लांट एनाटॉमी वाले चैप्टर से मिलेगा, एनसीईआरटी में एज इट इज मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा सर?
वो हो जाएगा इसका फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन के सेट को यहां से चुनना है। अलैंगिक जन्म जो था प्राय द्विकशाभी जू स्पोर या अलैंगिक जल बीजाणु के द्वारा होता है, बाइफ्लैजिलेट जू स्पोर जिसे अपन कहते हैं। दूसरा लिखा है लैंगिक जन्म केवल विषम युग्म की विधि में होता है, ओगेमस वाली में। तीसरा लिखा संचित खाद्य कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है जो मैनिटोल अथवा लेमिनेरियन होता है। डी लिखा है पाए जाने वाले मुख्य वर्णक या पर्णहरित या क्लोरोफिल ए सी और कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल है। और ई क्या लिखा है कायिक कोशिकाओं में सेल्यूलोज भित्ति होती है जो बाहर की ओर प्राय एल्जिन के जिलेटिनी आवरण से आवृत रहती है। तो ये जो स्टेटमेंट है फियोफाइसी के बारे में, क्लोरोफाइसी फियोफाइसी रोडोफाइसी है ना, लाल भूरा हरा शैवाल, तो फियोफाइसी इन्होंने सिंपल सा लिखा, 3 प्रकार में से एक प्रकार है। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि इसके लिए कौन कौन से स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है वो सही है इसमें अंदर, अलैंगिक जनन प्राय द्विकशाभी होता है, बिल्कुल सही बात है। लैंगिक जनन केवल विषम युग्म की विधि में होता था, ये गलत स्टेटमेंट है। संचित खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट में होता है जो मैनिटोलियन अथवा लेमिनेरियन के होता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है अपन को। डी जो लिखा है क्लोरोफिल ए और सी मिलता है, ये भी सही बात है। फर्स्ट वाले में क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए भी मिलता है, रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए डी मिलता है। और ई जो अपने पास लिखा वो क्या कायिक कोशिका में सेल्यूलोज की भित्ति होती है जो बाहर की ओर एल्जिन के जिलेटिन आवरण से रहता है। तो बाहर अंदर में कंफ्यूज कर सकता है, बट यहां जो लिखा है इन्होंने ये सही लिखा है। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर पूछा गया है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में यदि प्रथम, ठीक है, पोषी स्तर, प्रथम भी गलत लिखा है इन्होंने, फर्स्ट जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है एनपीपी 100x किलो कैलोरी मीटर इनवर्स टू प्रति वर्ष है, तब उसकी पारिस्थितिक तंत्र के तृतीय पोषी स्तर का जीपीपी यहां पर क्या होगा, तृतीय पोषी स्तर ये पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल से इसका आंसर आपको यहां से करना है, ये तो आपको पता है जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू क्या होता है, एनपीपी होता है नेट जो होता है वो क्या होता है, टोटल जो सकल है उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस होता है, शोषण के रूप में लॉस आपके पास होता है, वो है सिंपल सा। तो यहाँ जो जीपीपी की अगर अपन बात करें जैसे 100x आपको गिवन है ये, ठीक है, उसमें से कुछ रेस्पिरेटरी लॉस होता है 90%। तो यहाँ अपन ने बोला कि एक से जो नेक्स्ट जो स्तर है पोषी स्तर वहां तक 10% की बात करते हैं वो जाता है। तो इसने क्या पूछा है कि तब उसी पारिस्थितिक तंत्र के तृतीय पोषी स्तर का जीपीपी पूछा है, सकल, ठीक है। यहाँ इन्होंने एनपीपी दे रखा है और इसको क्या पूछा है, सकल पूछा है, तो वो आपके पास कितना आएगा, 10x यहां से आएगा, जिसके लिए अवेलेबल यहां पर होगा। तो आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ई कोलाई में प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट लिखा डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एक दिशा में यानी 3 प्राइम से 5 प्राइम बहुलीकरण को प्रेरित करता है। दूसरा लिखा है आरएनए जो बन रहा है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम में बहुलीकरण को प्रेरित करता है, जो डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज है वो। फिर तीसरा लिखा है डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से 3 प्राइम के साथ साथ 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा में भी बहुलीकरण को प्रेरित करता है। और चौथा लिखा है डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में बहुलीकरण को प्रेरित यहां से करता है। तो कौन सा कथन सही होगा यहाँ पर रेप्लिकेशन के बारे में, डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से दिशा में बहुलीकरण को उत्प्रेरित करता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर अपने पास क्या है, बिल्कुल इजी सा यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा पादपों की 2 किस्मों को सम्मिलित करने पर कायिक संकरण में निम्नलिखित में से कौन सा युग्मन यहाँ पर होता है, कैलस का, कायिक भ्रूण का, प्रोटोप्लास्ट का या परागकण का, सिंपल सा है प्रोटोप्लास्ट का, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से मिल जाएगा। गन्ने की फसल में निम्नलिखित पादप वृद्धि नियंत्रकों में से किसका छिड़काव करने से तने की लंबाई बढ़ जाती है जिसके फलस्वरूप उपज में वृद्धि होती है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या एब्सिसिक अम्ल यहां से। तो सेकंड आंसर अपने पास हो जाएगा जिब्रेलिन। नेक्स्ट वापस से मैच आपको करना रॉबर्ट में, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, पॉल एहरलिच, डेविड टिलमैन, और इन्होंने किस किस के बारे में यहां से बताया था वो आपको यहां से सिंपल सा बताना है। ठीक है, रॉबर्ट मे ने आपको बताया था वैश्विक जाति विविधता लगभग 70 लाख के बारे में। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने जाति क्षेत्रफल संबंध दिया था। पॉल एहरलिच ने क्या किया था, रिवेट पॉपर परिकल्पना दिया था। और डेविड टिलमैन ने
आउटडोर प्लॉट के उपयोग द्वारा दीर्घावधि पारिस्थितिक तंत्र परीक्षण के बारे में यहां से बताया था। तो सेकंड आंसर अपना हो जाएगा। हरित लवक में उपस्थित डीएनए है रैखिक या द्विरज्जुक, वृत्तीय द्विरज्जुक, रैखिक एकल रज्जुक या वृत्तीय एकल रज्जुक। तो हरित लवक या जो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, इसे तो क्या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इन दोनों की अगर अपन बात करें तो वहां जो डीएनए आपको मिलता है वो कैसे मिलता है, वृत्तीय मिलता है और द्विरज्जुक यहां से आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये अपने बॉटनी के जो 50 क्वेश्चंस थे वो अपन डिस्कस किए हैं। सारे एनसीईआरटी में से थे, एक भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं था, तो ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं आपको पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट सेशन में कल अपन मिलते हैं तो जूलॉजी वाला पेपर डिस्कशन यहाँ से करेंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।